हेलो दोस्तों, बेलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, उदरपातज यानी कि सब्लिमेट पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है कर्पूर, ऑप्शन बी नेप्थलीन, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, याद रखिएगा कि उदरपातज पदार्थ कौन से होते हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थ जो द्रव अवस्था में चेंज हुए बिना सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाते हैं, उसे हम उदरपातज पदार्थ कहते हैं। तो इनमें कर्पूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड तीनों जो है वो उदरपातज पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन आपके सामने है रंध्र, ऑप्शन बी ब्रंत, ऑप्शन सी क्लोरोफिल या फिर ऑप्शन डी तना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंध्र। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पौधों की पत्तियां होती है या फिर पौधे होते हैं, उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से पौधों में गैसों का विनिमय होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है कि गैसों का विनिमय किससे होता है? रंध्रों से, यानी कि छिद्रों से होता है। अगला क्वेश्चन, अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन आपके सामने है जल, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी आर्द्रता या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, पौधों के जो बीज होते हैं, यानी कि जो भी बीज है, बीज में अगर अंकुरण करना है तो क्या होता है, उसमें जल, तापमान और आर्द्रता तीनों की आवश्यकता होती है। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे आपने चना देखा होगा, तो चने को क्या करते हैं, जब रात को भिगो के रखते हैं, उसके बाद उसको अगर हम ढककर रख देंगे और ढककर हम क्या करेंगे, जिससे ढकेंगे उस कपड़े को हम थोड़ा भिगो लेंगे और उससे ढक देंगे, तो कुछ दिनों बाद उसमें अंकुरण हो जाएगा। यानी कि उसमें जल की भी आवश्यकता होती है। अब बिल्कुल पानी में भिगोकर नहीं रखना चाहिए, यानी कि तापमान की भी कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है, और आर्द्रता यानी कि नमी की भी आवश्यकता होती है। यानी कि तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इनमें से सही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाशानुवर्तन की घटना किस हार्मोन के कारण होती है? ऑप्शन आपके सामने है जिबरेलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन या फिर ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सिन। दोस्तों, कोई भी पौधा है या फिर कोई भी फूल है, अगर उनको प्रकाश की तरफ अगर हमें अग्रसित करना है, मान लीजिए कि सूरजमुखी का पौधा है, तो वो सूरज की ओर ही अपना चेहरा करता है। क्यों करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण, यानी कि उसमें ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए वो प्रकाश की ओर ज़्यादा झुक जाता है। तो याद रखिएगा, ये घटना जो होती है वो ऑक्सिन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है थायराइड, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल या फिर ऑप्शन डी पिट्यूटरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड। दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अंतःस्रावी मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं। तो आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाता यकृत। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, यानी कि पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, ऊंट का कुवड़ किस ऊतक का बना होता है? ऑप्शन आपके सामने है कंकाली ऊतक का, ऑप्शन बी पेशी ऊतक का, ऑप्शन सी उपास्थि ऊतक का या फिर ऑप्शन डी वसामय ऊतक का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वसामय ऊतक का। दोस्तों, जो ऊँट के कुवड़ होते हैं, याद रखिएगा, उसमें वसा का जमाव होता है। अगर आप सोचते हैं उसमें पानी का जमाव होता है, तो आप बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वसा का जमाव होता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊँट के कुवड़ में इनमें से क्या होता है, तो आप कहेंगे वसा होता है। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी अयोध्या या फिर ऑप्शन डी प्रयाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काशी। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर का नाम आपने सुना ही होगा, तो ये काशी में है। अगला क्वेश्चन, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी श्रीनगर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीनगर।
दोस्तों झीलों का शहर अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ पर है, श्रीनगर में है। और अगर आपसे पूछा जाता है झीलों का देश किसे कहा जाता है तो फिनलैंड को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्र। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है सुकुमार दत्त, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। दोस्तों याद रखिएगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला क्वेश्चन, किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन आपके सामने है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम नाइट्रेट या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम हाइकार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट। दोस्तों याद रखिएगा कि जो किडनी यानी कि जो हमारा ब्रक होता है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट का जमा होता है जिसे हम पथरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आपको बताना है कि जो वन है और उसमें कितने सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है और किस प्रकार के वन वहाँ पर पाए जाते हैं, इनका मिलान करना है। तो हम इसमें कम सेंटीमीटर से वर्षा से लेकर अधिक सेंटीमीटर वर्षा तक जाएंगे और उसके आधार पर वनों को बांटेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो 50 सेंटीमीटर से कम की जो वर्षा होती है वहाँ पर मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, यानी कि वो लगभग बंजर होता है, ठीक है ना। दूसरा है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की तक की वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा शुष्क वन पाए जाते हैं। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है वहाँ पर उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होगी वहीं पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर अधिक से अधिक की जो वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 40वें, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था जो कि पहले राज्य सूची में था। अगला क्वेश्चन, पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, आपको बताना है इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन आपके सामने है लगातार उपयोग करना, ऑप्शन बी वायु का संचरण ना होना, ऑप्शन सी धूल के एकत्र होने से या फिर ऑप्शन डी सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। दोस्तों आपको पता है कि हमारा पूरा शरीर मांस से बना है और हमारा पूरे शरीर का जो मांस है उसे हम प्रोटीन कहते हैं। उसी प्रकार पूरा का पूरा पौधा जो है वो सेलुलोज का बना होता है, उसकी पत्तियाँ, उसके तने, उसके जड़ सब सेलुलोज से बने होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो किताबों के जो पन्ने होते हैं वो इन्हीं सेलुलोज से बनाया जाता है और इन्हीं सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण पुरानी किताबें जो होती है उसके पन्नों का रंग भूरा हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हृदय से रुधिर को लंग्स यानी कि फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है महाधमनी, ऑप्शन बी महाशिरा, ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी या फिर ऑप्शन डी पल्मोनरी शिरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में जो धमनियाँ होती हैं धमनियों में से शुद्ध रक्त बहता है और जो शिराएं होती है उसमें से अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है सबसे पहले आपके फेफड़े में आपको पता है कि 2 आलिंद होते हैं और 2 शिराएं होती हैं, 2 निलय होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अशुद्ध रक्त है सबसे पहले आपके दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, उसके बाद दाएं निलय में जाता है, इसके बाद ये सीधे फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़े में पहुंचने के बाद ये शुद्ध होता है। तो ये जो अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है ये पल्मोनरी धमनी करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली का क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है पेरिटोनियम, ऑप्शन बी प्लूरा, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम या फिर ऑप्शन डी ब्रेंकियल धमनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
पेरिकार्डियम। दोस्तों हमारा जो हृदय होता है उसके ऊपर का जो एक आवरण होता है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधन जल, ऑप्शन सी जैव संसाधन वन, या फिर ऑप्शन डी सर्वव्यापक संसाधन तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वव्यापक संसाधन तांबा। दोस्तों अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत प्राकृतिक गैस आएंगे, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जल आ जाएगा, जैव संसाधन के अंतर्गत वन आ जाएगा, लेकिन जो सर्वव्यापक संसाधन है इसके अंतर्गत तांबा नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सर्वव्यापक संसाधन किन्हें कहते हैं? जो हर जगह पाए जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि तांबा क्या हर जगह पाए जाते हैं? तो नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये सर्वव्यापक संसाधन नहीं है बल्कि किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले संसाधन है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लाल रुधिर कणिका, ऑप्शन बी श्वेत रुधिर कणिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट, या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेत रुधिर कणिका यानी कि WBC। दोस्तों याद रखिएगा कि WBC जो होते हैं यानी कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा करने का काम करती है, यानी कि एंटीबॉडीज को बनाए रखने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि जो दिवस है और उसकी जो तारीख है वो कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ऑप्शन बी विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ऑप्शन सी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, या फिर ऑप्शन डी विश्व तंबाकू निषेध दिवस 21 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च। दोस्तों याद रखिएगा कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ये 22 मार्च को नहीं मनाया जाता बल्कि ये 31 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं मांस और अंडे, ऑप्शन बी कुछ शैवाल और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव, ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली, या फिर ऑप्शन डी दूध और पत्तेदार सब्जियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सोयाबीन और मूंगफली है इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सबसे पहले है दाचिगम वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। और जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ये केरल में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? ऑप्शन आपके सामने है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों याद रखिएगा कि आज तक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई भी महिला नहीं रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ न्यायाधीश पूछेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई भी महिला नहीं रही है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है नीदरलैंड, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रूस, या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के तौर देना है। आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।